पिछले लेक्चर में अपन ने ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस पढ़ा था, ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस का डेरिवेशन पढ़ा था ना। अब अपन आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? जैसे कोई ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, ठीक है, और ये सपोज इसका सेंटर है, ठीक है, और ये इस सरफेस के ऊपर रेस्ट कर रही है, ठीक है। जैसे कि मान लो आप ये क्रिकेट की बॉल ही हो गई, ठीक है। तो अब फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर अपन क्या करते हैं, ये सी है ना, सी। फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर अपन क्या करते हैं, ये जो इतने भी एक्सटर्नल ये जो चीज़ें लगी हुई है, ये जैसे इसको रिमूव किया अपन ने, तो इसके ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम जब इसका बनाएंगे तो इसके ऊपर अपन लगाएंगे कि इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। सिर्फ फोर्सेस को अपन कंसिडर करके इसका जब डायग्राम बनाएंगे तो उसको फ्री बॉडी डायग्राम बोलेंगे। जैसे ये तो एग्जैक्ट बॉडी हो गई, ये रिजिड बॉडी हो गई, ठीक है ना। ये क्या हो गई? रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी है, मतलब ये फिक्स बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई है। अब जब अपन इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इसका इक्विवेलेंट का फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा, इसके ऊपर अपन फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे तब इसके ऊपर हम ये देखेंगे कि इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो जैसे ये एक बॉल है, जो बॉल जो एक सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, तो इसके ऊपर सबसे पहले क्या लगेगा, ये इसका सेंटर है, इस बॉल का सेंटर सी है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर सबसे पहले एक तो लगेगा इसका खुद का सेल्फ वेट नीचे की तरफ, ठीक है ना, ये लगेगा W, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या लगेगी, अगर ये रिएक्शन, ये यहाँ पे वेट लगेगा तो अपन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो मैं आगे पढ़ाऊंगा वो क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना। ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो जैसे अब ये बॉल जो है वो इस रिजिड बॉडी के ऊपर जब रखी हुई है तो इसका वेट लग रहा है नीचे की साइड में लगेगा, वो इसका वेट लगेगा W, ये फोर्स लगेगा। तो इसके अपोजिट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ यहाँ पे क्या होगा, एक रिएक्शन का फोर्स लगेगा ऐसे, ठीक है ना, ये रिएक्शन लगेगी R, ठीक है ना। तो ये इस बॉडी ने, ये बॉल जो है वो इस सरफेस के ऊपर रखी हुई है, इस बॉडी ने इसके ऊपर W वेट लगाया, तो रिटर्न में अर्थ जो है, जो ग्राउंड फ्लोर जहाँ पे ये बॉल पड़ी हुई है, इसने भी वापस अपोजिट रिएक्शन लगा के इसके ऊपर भी इस R रिएक्शन जितना फोर्स लगा दिया, ठीक है। अब ये बॉल मूव क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि जितना W लग रहा है उतना R लग रहा है, तो नेट नल एंड वर्ड हो गया वो, इसलिए ये बॉल मूव नहीं कर रही है अभी। समझ में आई? ये बॉल मूव कब करेगी, जब इसको, या तो सपोज फुटबॉल है, तो फुटबॉल है तो अगर इसको अपन लात लगाएंगे, यहाँ पे कोई इंसान लात लगाएगा या इसको ऊपर उठा के वापस फेंकेगा, तो जब एक्सटर्नल फोर्सेस लगेंगे तब ये मूव करेगी, बाकी मूव नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जितना W लग रहा है नीचे उतना अर्थ रिएक्शन फोर्स लगा के इसको रिजिड स्टेट में रख रखा है, मतलब फिक्स स्टेट में रखा है, इसको मूव नहीं होने दे दिया वो चीज़, इसलिए इसको रिजिड बॉडी बोलते हैं। तो ये चीज़ हुई। तो ये क्या बनाया मैंने, ये जो डायग्राम बनाया है इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये होता है कि सारे फोर्सेस को शो करना, उस बॉडी के ऊपर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उसको शो करने के बाद उन फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हुए जो डायग्राम बनाया जाता है उसको अपन बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है इस फ्री बॉडी डायग्राम का, इसको कहते हैं अ स्फीयर रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन सरफेस। ये फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे फ्रिक्शन भी लगेगा, इस फ्रिक्शन को भी अपन ने कैंसिल करके यहाँ पे रिएक्शन लगा कि जब फ्रिक्शन लग रहा है इसकी वजह से ये चीज़ मूव नहीं हो रही, फ्रिक्शन जो अपन आगे पढ़ेंगे। इस फ्रिक्शन को अगर अपन रिमूव करते हैं तो ये रिएक्शन फोर्स लगती है। तो ये फ्रिक्शन को रिमूव करके जो अपन रिएक्शन फोर्स लगा कि डायग्राम बनाया, इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ये तो हुआ फर्स्ट एग्जाम्पल। अब जैसे एक और इसका फ्री बॉडी डायग्राम का दूसरा एग्जाम्पल क्या है, A circular roller of weight W hangs by string and rests against a smooth vertical wall। जैसे ये एक वॉल है, ठीक है, ये एक वॉल है। अब वॉल भी क्या है, रिजिड है, फिक्स है, ठीक है ना। ये स्मूथ वॉल है, ठीक है, स्मूथ वॉल है, ये स्मूथ वॉल है, ये फिक्स वॉल है, वॉल फिक्स है। ये फिक्स चीज़ को अपन ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इस फिक्स वॉल के ऊपर ये बॉल जो है वो इस तरह से देखो टंगी हुई है। जैसे मैं बनाता हूँ यहाँ पे, जैसे ये बॉल है ऐसे, इस टाइप से बॉल है, और इस बॉल को अपन ने यहाँ पे क्या इस स्ट्रिंग से बांध रखा है। किससे? इस स्ट्रिंग से। ये स्ट्रिंग है कोई, मतलब रस्सी से बांध रखा है इस बॉल को। तो जब रस्सी से बॉल को बांधेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी, है ना, इमेजिन कर सकते हैं आप, ठीक है। और ये B, ये सेंटर से, ये जो है ये B, ये इस बॉल का सेंटर है, ठीक है। और ये इसको यहाँ से अपन इसको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी और इस पॉइंट को नाम दिया C, ठीक है ना। और ये हो गया सपोज ये वॉल है और इसको पॉइंट को नाम दिया A, ठीक है ना। तो
ये तो हुआ, ये क्या है, रोलर है, ठीक है, ये रोलर हुआ, और इस रोलर को इस स्ट्रिंग से अपन ने बांध रखा है, ठीक है, ये स्ट्रिंग हुई आपकी। ये एग्जांपल है, सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन आगे बहुत काम आएगा। अब देखो, ये है आपके स्मूथ वॉल है, ठीक है, स्मूथ वॉल है ये तो एक एक्चुअल डायग्राम बनाया कि कुछ नहीं है, ये वॉल है, वॉल को इस वॉल पे ऊपर ये बॉल है, इस बॉल को अपन ने इस स्ट्रिंग से बांध रखा है। अब इसका अगर अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट फ्री बॉडी डायग्राम अगर अपन बनाएंगे तो देखो, जैसे इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा जैसे, देखो वापस इस बॉल को बनाया मैंने, ये बॉल फ्री बॉडी डायग्राम मतलब इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, सिर्फ वो फोर्स अपन को शो करने हैं। जैसे बॉल है, ठीक है, ये इसका बी सेंटर है, ठीक है, यहाँ से ये बी है, ये बी का बी वो का वो है, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा, एक ये सेंटर सी है, ठीक है ना, यहाँ से इसको बांध रखा है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन लगेगी, एक तो रिएक्शन लगेगी यहाँ पे, ठीक है, एक तो यहाँ पे कोई रिएक्शन लगेगी, सी पॉइंट है, इसको मान लेते हैं अपन, यहाँ पे एक तो लगेगी आर सी, रिएक्शन एट सी। इसकी वैल्यू क्या होगी, जो भी होगी, एक तो रिएक्शन लगेगी या इसको टच हो रहा है, ठीक है। दूसरा देखो, ये स्ट्रिंग यहाँ से बंधी हुई है, यहाँ से है ना, ये स्ट्रिंग बंधी हुई है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब ये बांध रखा है, ये और ये दोनों इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ एक इसी डायरेक्शन में एक टेंशन फोर्स भी लगेगा, टेंशन लगेगा यहाँ पे, ये इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में एक तो फोर्स लगेगा, टेंशन लगेगा। टेंशन क्यों लगेगा, टेंशन इसलिए क्योंकि इस स्ट्रिंग ने इस बॉल को पकड़ रखा है, इस स्ट्रिंग ने इस बॉल को पकड़ रखा है, इस वजह से ये बॉल जो है क्या नीचे नहीं गिर पा रही है। इमेजिन करना, समझने की कोशिश करना कि इस स्ट्रिंग की वजह से, इस स्ट्रिंग से अपन ने इस बॉल को बांध रखा है, अगर इस स्ट्रिंग से इसको बांध रखा है, जो अपन काट दे, यहाँ से स्ट्रिंग काट दे, तो क्या होगा, सीधा बॉल नीचे गिर जाएगी। लेकिन इस स्ट्रिंग ने बांध रखा है इस बॉल को ताकि नीचे नहीं गिरे। तो बांधने में कभी भी देखना, किसी भी जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको अपन, वो दौड़ता है, उसको दौड़ से रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, छोटे बच्चों को अपन दौड़ने से रोकने के लिए क्या करते हैं, उसको खींच के पकड़ते हैं। खींच के पकड़ने में अपन थोड़ा सा जोर आता है, तो वो जोर इसलिए आता है क्योंकि वो बच्चा जो है वो अपने से अगेंस्ट में फोर्स में जा रहा है, अपन लगाएंगे इधर और वो बच्चा भागेगा उधर, इस वजह से टेंशन क्रिएट होता है, इस वजह से तनाव पैदा होता है। वही चीज़ यहाँ पे है कि इस स्ट्रिंग ने इस बॉल को पकड़ रखा है कि वो नीचे नहीं गिरे, और ये बॉल की टेंडेंसी क्या है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे, यहाँ पे लग रहा है जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अपन आगे पढ़ेंगे। तो इस जी फोर्स जो अर्थ लगाती है, ये क्या, ये ग्रेविटेशन कौन लगाता है, अर्थ लगाती है। अर्थ हमेशा हर चीज़ को नीचे की तरफ खींचती है, अपन ने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा हुआ है। तो ये है अर्थ का फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो अर्थ क्या करिए, इस बॉल को नीचे खींचने की कोशिश करिए। अगर इस स्ट्रिंग को अपन काट दें तो ये बॉल क्या होगा, न ऊपर थोड़ी जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी, ये बॉल क्या होगा, हमेशा नीचे गिरेगी। तो इस नीचे गिरने से, इस ग्रेविटी फोर्स से बचाने के लिए अपन ने इस बॉल को क्या है, इस स्ट्रिंग से बांध रखा है, और इस स्ट्रिंग को बांध रखा है, और बॉल की टेंडेंसी है, और हर बॉडी की, अर्थ के ऊपर जो भी बॉडी, अपन खुद भी शामिल हो, अपन भी ऊपर कूदते हैं तो वापस नीचे आते। कभी भी कोई अंतर ऐसा देखा आपने कि ऊपर नीचे अपन कूदे और वो ऊपर उड़ता जाए, ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स इतना खतरनाक है। तो इस वजह से क्या है, ये बॉल जो है वो नीचे गिरना चाह रही है, लेकिन इस नीचे गिरने को इस स्ट्रिंग ने पकड़ रखा है इस बॉल को, इस वजह से क्या है, ये बॉल नीचे नहीं गिर पा रही है। तो इस स्ट्रिंग को अर्थ से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है इसको रोकने के लिए, इसलिए इसके अंदर क्या हो रहा है, टेंशन इंक्रीज हो रहा है, टेंशन लग रहा है। टेंशन में आदमी क्या है, टेंशन में आदमी हमेशा थोड़ा मुश्किल रहता है टेंशन करना। टेंशन जब अपन अपने माइंड में भी जब टेंशन होता है ना, तब क्या होता है, अपन ईजी नहीं रह पाते। तो इसलिए इस स्ट्रिंग को भी, इस बॉल को पकड़ने में बहुत ज़्यादा टेंशन लग रहा है, इसलिए इसको कहते हैं टेंसाइल फोर्स। तो इस टेंसाइल फोर्स की वजह से क्या है, ये बॉल नीचे नहीं गिर पा रही है। समझ में गया आपको। तो अब देखो, तो इस चीज़ को अपन ने इस डायग्राम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया। इस चीज़ को, इस डायग्राम को अपन क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब सारे रेस्ट्रिक्शंस हटा के सिर्फ फोर्सेस को डिस्प्ले करना डायग्राम के ऊपर, कि उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, उस डायग्राम को अपन बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ये आगे जाके आपके बहुत काम आएगा, समझ में ये आप बात को। तो इसके अंदर देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक तो फोर्स लग रहा है आपके W, जो वेट है यहाँ पे, ठीक है, एक तो ये फोर्स लग रहा है W। दूसरा फोर्स क्या लग रहा है, रिएक्शन लग रही है RC, ये भी एक तरह का फोर्स है। और TC चीज़ क्या लग रही है, टेंशन लग रहा है। ये 3 तरह के फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं, समझ में आए। तो इस तरह के डायग्राम को अपन बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, समझ में आपको। तो ये टॉपिक अपना खत्म हुआ, फ्री बॉडी डायग्राम। आगे इसके एप्लीकेशंस मैं आपको बाद में बताऊंगा जब अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। ये हुआ आपके फ्री बॉडी डायग्राम। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं लेनिज थ्योरम।
ठीक है, उसके अंदर भी इस चीज़ का बहुत बड़ा यूज़ है फ्री बॉडी डायग्राम का, इसलिए टॉपिक आपको मैंने पहले पढ़ा है। इसका समझ में तब आएगा जब अपन न्यूमेरिकल इसके सॉल्व करेंगे, इसके इससे रिलेटेड समझ नहीं बात आपको। देखो अब मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बता रहा हूँ जो इसी रिलेटेड है, लेमीज थ्योरम। लेमीज थ्योरम, ठीक है। लेमीज थ्योरम क्या है, देखो इसके अंदर स्टेटमेंट देख लेते पहले। ये अब क्या बोलता है, लेमीज एक साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने एक थ्योरम दी थी। वो क्या बोलते हैं कि इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस, मतलब जैसे कि ये बॉडी है, ठीक है, ये जैसे कोई एक बॉडी है ओ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि ये जो लेमीज थ्योरम है वो ओनली थ्री फोर्सेस लग रहे हों तब ये अप्लाई होगी। थ्री फोर्सेस ज़्यादा अगर फोर्स लग रहे हो तो लेमीज थ्योरम का एप्लीकेशन नहीं लग पाएगा। तो ये लेमीज थ्योरम जो है वो इंपॉर्टेंट बात ये नोट कर लेना, लेमीज थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन ओनली थ्री फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन द बॉडीज। अगर किसी बॉडी के ऊपर सिर्फ तीन फोर्सेस लग रहे हैं, तीन फोर्सेस किसी भी तरह के हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ फोर्सेस कितने होने चाहिए, थ्री होने चाहिए, तभी ये लेमीज थ्योरम वैलिड है, बाकी वैलिड नहीं है, ठीक है। तो देखो अभी क्या बोल रहा है, इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस। ये एक बॉडी है, ठीक है, ओ, ठीक है, इसके ऊपर ये तीन फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे ऐसे पी, ठीक है, और दूसरा फोर्स लग रहा है क्यू, ये दूसरा फोर्स लग रहा है क्यू, और तीसरा फोर्स लग रहा है इस तरह से आर, ठीक है। और इन दोनों के बी और क्यू के बीच, देखो पी और क्यू के बीच का एंगल है, देखो ये है एंगल बीटा, ठीक है, ये है एंगल अल्फा, इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा है, और इन दोनों के बीच का एंगल गामा है, ठीक है ना। तो ये क्या बोलता है, इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस। ये बॉडी है, इसके ऊपर तीन फोर्सेस लग रहे हैं, तो अगर किसी बॉडी के ऊपर तीन फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है ना, अगर किसी बॉडी के ऊपर तीन तरह के फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे पी क्यू एंड आर फोर्स लग रहे हैं, तो क्या होगा, देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। मतलब ये फोर्स जो है पी अपॉन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। मतलब जैसे ये अपन ने सबसे पहले फोर्स लिया पी, तो इसके अपोजिट दो फोर्सेस कौन से, आर और क्यू, इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा, अल्फा, तो पी अपॉन साइन अल्फा, ठीक है, पी अपॉन साइन अल्फा बराबर होगा ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। तो जैसे P जब अपन ने लिया तो P के अपोजिट दो फोर्सेस कौन से, R और Q, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, अल्फा हुआ, तो P अपॉन साइन अल्फा बराबर होगा, जब अपन ने Q लिया फोर्स तो Q अपॉन साइन गामा, इन दोनों के बीच का Q लिया तो इन दोनों के अपोजिट फोर्सेस कौन से हो गए, R और P, इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा होगा, गामा, तो P अपॉन साइन अल्फा बराबर Q अपॉन साइन गामा, रुको, हाँ, बराबर आर अपॉन साइन गामा। ये डायग्राम नहीं बनाऊँ मैं क्या? अब ये जो स्टेटमेंट है, इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन प्रूव करेंगे। प्रूव कैसे करेंगे, अब देखो, इसको तो मैं अभी मिटा देता हूँ, ठीक है ना, इसको तो मैं अभी मिटा देता हूँ। तो ये चीज़ थी, इस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, देखो मेरी बात सुनो, अब अपन क्या करेंगे, फैक्टर्स, इससे अपन ट्रायंगल डायग्राम बनाएंगे, इसका ट्रायंगल डायग्राम बनाएंगे। ट्रायंगल डायग्राम कैसे बनाएंगे, जैसे ये P फोर्स लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे बनाया, ये P बनाया, ये P बनाया, ठीक है, इसके पैरेलल ये P बनाया, ठीक है, ये P है, ये P है। अब ये Q लग रहा है, तो यहाँ से मैंने बनाया ये Q, ये Q फोर्स लग रहा है, तो ये मैंने बना दिया Q फोर्स, इसका डायरेक्शन है ऐसा, ये बनाया Q, और ये रिजल्टेंट R है, ठीक है ना। तो इसके अपन ने डायग्राम बना दिया, यहाँ पे पहले भी डायग्राम बनाया ऐसा अपन ने, ये R हो गया, इसका डायरेक्शन है ऐसा, ठीक है ना, ये है R, ठीक है ना, रिजल्टेंट हो गया, ये ट्रायंगल बना दिया। अब सुनो, अब देखो, अब क्या है, इसको अपन एक्सटेंड कर देते हैं, इसको अपन एक्सटेंड कर देते हैं आगे, और इसको अपन एक्सटेंड कर देते हैं। अब देखो, अब ये क्या है, ये अल्फा था, इसको नाम दे देते अपन ए, हाँ ये पॉइंट, चलो ये अल्फा था तो ये भी अल्फा होगा, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, अल्फा, ये अल्फा हो गया। फिर ये बीटा है,
तो ये भी बीटा हुआ, इसको नीचे देखो, इसको एक्सटेंड किया अपन ने, तो ये भी बीटा हुआ, ठीक है, ये बीटा हुआ, ठीक है, और ये गामा है तो ये कितना है, ये भी गामा है, ठीक है, ये भी गामा है। समझ में बात? अब देखो ये एक्सटर्नल एंगल्स अपने को पता है, अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। समझ में बात? अब देखो अब इंटरनल एंगल्स कैसे निकालेंगे, अपने को इंटरनल एंगल्स की बहुत जरूरत है इस लेबिस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। जैसे अब देखो ये एंगल अपने को निकालना है, ये एंगल अपने को निकालना है, और ये एंगल अपने को निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये देखो ये अल्फा है, ये लाइन बन रही है, तो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ये टोटल कितना है, 180 डिग्री है, ये टोटल 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब ये टोटल 180 डिग्री होता है, ये अल्फा है, ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा, ये हो जाएगा अंतर निकालेंगे पाई माइनस अल्फा, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री होती है, ये हो गया पाई माइनस अल्फा। अब ये बीटा है, ये टोटल 180 डिग्री बनाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस बीटा, ठीक है। और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये टोटल 180 है, ये अल्फा है, ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस, एक मिनट, पाई माइनस ये कितना है, गामा है, सॉरी है ना, ये गामा है, ये गामा था तो ये गामा हो गया, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस गामा। समझ में? ये तीन चीज़ें अपन ने निकाली, तीनों एंगल निकाल लिया। अब देखो अब अपन क्या करेंगे, साइन रूल लगा देंगे। साइन रूल क्या था, ईच साइड ऑफ ट्राइंगल इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस, ठीक है। तो इससे अपन क्या करेंगे, जैसे अपन ने सबसे पहले ये इसको अपना नोमेनक्लेचर क्या देते थे, इसको ये साइड ए है, ये साइड बी है, और ये साइड सी है, ठीक है ना। तो अगर इस पर अपन ने साइन रूल लगाया, तो जैसे सबसे पहले राइट साइड ली ए बी, ठीक है, तो ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, पाई माइनस अल्फा है। तो जैसे यहाँ पे लगाया, ईच साइड इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये होता है साइन रूल। तो अप्लाइंग साइन रूल, साइन रूल लगाया, तो इससे क्या होगा, ए बी अपॉन अपोजिट एंगल कितना है, इस साइड के अपोजिट एंगल पाई माइनस अल्फा है, तो इसको लिखेंगे ए बी अपॉन साइन पाई माइनस अल्फा बराबर क्या होगा, बराबर होगा BC कौन सा है, ये BC, ये साइड BC अपॉन इसके अपोजिट, BC के अपोजिट कौन कितना एंगल है, दो साइड जो अपोजिट उनके बीच का एंगल कितना है, पाई माइनस बीटा है। तो इसको लिखेंगे BC अपॉन साइन पाई माइनस बीटा बराबर AB हो गया, BC हो गया। अब लिखेंगे AC बराबर AC अपॉन साइन, कितना एंगल है, दोनों अपोजिट एंगल कितना है, अपन ने जब AC लिया तो अपन क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन, इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल कितना है, पाई माइनस गामा है, तो साइन पाई माइनस गामा। समझ में आया आपको? ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। जो साइड अपन ने ली है उसके अपोजिट दो साइड से, उन दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है उसके साइन के प्रोपोर्शनल में होता है, ये साइन रूल है, ये अपन ने साइन रूल लगाया। अब देखो, अब इसको आगे सॉल्व करो यही फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। अब देखो, अब ए बी क्या है, ए बी क्या है, ए बी क्या है, ये ए बी क्या है, कौन सा फोर्स है, पी। तो ए बी की जगह लिख दिया अपन ने पी लिख दिया, पी फोर्स है, पी अपॉन साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, मैथ्स की प्रॉपर्टी है। तो साइन 180 माइनस अल्फा कितना हुआ, साइन अल्फा, पी अपॉन साइन अल्फा बराबर BC कितना है, BC जो है वो Q है, तो इसकी जगह अपन लिख दिया Q। BC बराबर क्या है, Q अपॉन साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, Q अपॉन साइन बीटा बराबर AC कितना है, R है, रिजल्टेंट है, बराबर R। AC की जगह लिखा R अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा कितना होगा, साइन अल्फा। समझ में बात, साइन अल्फा, ये आ गया, ये आपके स्टेटमेंट आ गया, साइन लेमिस थ्योरम, ये होगी लेमिस थ्योरम मतलब ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। समझ में आपको? अपन इसमें क्या किया, अपन ने कुछ भी नहीं किया कि एक पॉइंट के ऊपर अगर तीन फोर्सेस लग रहे हैं, लेविस थ्योरम क्या है, एक पॉइंट के ऊपर अगर तीन फोर्सेस लग रहे हैं तो हर फोर्स के बीच में जो एंगल, जो हर फोर्स जो होगा वो दूसरे अदर टू फोर्सेस के साइन एंगल के प्रोपोर्शन में होगा। ये लेविस थ्योरम है। इसको अपन ने प्रूव करने के लिए क्या
इन तीनों साइड से 3 ट्राइंगल बनाए, ट्राइंगल बना के साइन रूल लगाया, साइन रूल लगाने से ये स्टेटमेंट आ गया। बस सिंपल सा प्रूफ है, कुछ भी नहीं करना है। समझ में आपको? ये होता है लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम का ये स्टेटमेंट अपने को याद रखना है, ठीक है। इससे अपने को आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी ये चीज़ काम आएगी। अब अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। अब अपन इसके ऊपर न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसे इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्या आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते ही आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। अभी रुको, अभी अपन इसके अंदर न्यूमेरिकल बताता हूँ मैं आपको एक। जैसे ठीक है, देखो ये क्या बोल रहा है, जो न्यूमेरिकल आया है, देखो अ वेट ऑफ 2000 न्यूटन इज सपोर्टेड by 2 chains AC and BC as shown in figure, determine the tension in each string। देखो क्या है, ये एक वॉल दे रखी है, ठीक है। ये एक वॉल है, ये एक वॉल है जो रिजिड है, रिजिड वॉल है। इसको इस तरह से नोटेशन है इसका, ठीक है ना। कहीं पे भी आपको इस तरह का नोटेशन दिखे मतलब वो फिक्स चीज़ है, वो हिल नहीं सकती, मूवेबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये रिजिड वॉल है A B, ठीक है। ये एक भी एक रिजिड वॉल है। अब इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एक 2000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है जो 2 चेन से सपोर्टेड है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो ये एक चेन है, ठीक है, और ये एक चेन है। ये ट्राइंगल बन रहा है मोटा मोटी, है ना। अभी देखो ये वेट ऑफ 2000 न्यूटन। अब यहाँ पे क्या है, ये 2000 न्यूटन का W बराबर 2000 न्यूटन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन दे रखा है, ये एक रिजिड वॉल है, ये एक रिजिड वॉल है। इस रिजिड वॉल के ऊपर 2000 न्यूटन का फोर्स का वेट कुछ लटक रहा है, ठीक है, नीचे लटक रहा है। और ये वेट जो है वो 2 स्ट्रिंग्स से सपोर्टेड है, मतलब ऐसे बंधा हुआ है, ऐसे बंधा हुआ है, समझ में। ये एक वॉल है, इसके ऊपर इधर से भी एक रस्सी आ रही, इधर से भी एक रस्सी आ रही, और बीच में 2000 न्यूटन का वो वेट जो है वो लटक रहा है, ठीक है ना। तो वो वेट जो लटक रहा है वो 2 स्ट्रिंग से सपोर्टेड है, ठीक है ना। 2 स्ट्रिंग से सपोर्टेड है। चलो ये 2 स्ट्रिंग से सपोर्टेड हो गया, ठीक है। इस तरह से सपोर्टेड है, फिगर अपने को दे रखा है। अब इसके अंदर क्या निकालना है, इन दोनों स्ट्रिंग्स में, ये दोनों चेन है, इन दोनों स्ट्रिंग में कितना टेंशन लग रहा है, ठीक है, कितना टेंशन लग रहा है वो अपने को निकालना है। तो देखो जब वेट नीचे की तरफ लग रहा है, अपन ने क्या पढ़ा, जब नीचे की तरफ वेट लगता है तो रिएक्शन लगती है ऊपर की तरफ। ये आपको पहले समझाया मैंने, ये रिएक्शन हार्ड लगेगी, ये बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है ना। अब देखो ये कंसेप्ट बेसिक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सुनना, यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन तो लगेगी, रिएक्शन फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन रिएक्शन किस फॉर्म में लगेगा, ये वेट जो है वो इसके ऊपर लटका हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, टेंशन लगेगा, टेंशन इसको पकड़ने में दिक्कत हो रही है, इस फोर्स को ये छूटना चाह रहा है, नीचे ग्रेविटेशन लग रहा है, ये नीचे ग्रेविटेशन भी लग रहा है, ठीक है ना। तो इसको लटकने में दिक्कत हो रही है, इसका बस जल्दी यहाँ से काट दो तो नीचे गिर जाए। इसका मतलब क्या है, इस रेस की वजह से, इन दोनों स्ट्रिंग्स की वजह से ये चीज़ लटकी हुई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने कॉमन सेंस की बात है, अगर इस तरह की कोई कंडीशन बनती है तो वहाँ पे हमेशा क्या होता है, टेंशन लगता है, ठीक है, टेंशन लगेगा। सपोज ये टेंशन यहाँ पे T1 लगेगा और यहाँ पे T2 लगेगा, ठीक है ना। अब देखो टेंशन के डायरेक्शन क्या होगी, किस डायरेक्शन में टेंशन लगेगा, तो जब वेट नीचे लग रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन लगेगा, तो इसकी टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसी और ऐसी। इधर ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन लगेगा, तो टेंशन लगेगा, ये डिसाइड कर लिया, टेंशन की डायरेक्शन अपन ने डिसाइड कर ली। ये सोचने वाली बात है, माइंड लगा के सोचना पड़ेगा कि टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा। समझ नहीं बात आपको, अगर इसका आपने नीचे लगा दिया, अगर आपने इसको टेंशन नीचे लगा दिया तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। समझ में नहीं बात आपको। अब देखो अपन ने टेंशन की डायरेक्शन डिसाइड कर ली कि टेंशन की डायरेक्शन ऊपर की साइड लगेगा, क्यों, क्योंकि वेट नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, अब इसके अंदर अपने को 3 चीज़ें दे रखी है। अपने को क्या दे रखा है, एक मिनट, हाँ, ये एंगल अपने को दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ये एंगल है 30 डिग्री का, ठीक है। ये एंगल अपने को दे रखा है 30 डिग्री का है, और ये एंगल अपने को दे रखा है 60 डिग्री का है, ये अपने को गिवन है, ठीक है। अब अपने को T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो अब इसके अंदर क्या करेंगे अपन, अब इसका अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से पहले एक काम करते हैं, अपने को यहाँ के एंगल्स की वैल्यू चाहिएगी, ये एंगल्स की वैल्यू चाहिएगी, ये मैं बनाने रहा हूँ कि गंदा हो जाएगा, सारे एंगल अपने को चाहिएंगे। अब ये सारे एंगल कैसे निकालेंगे, सुनो मेरी बात। अब ये एंगल निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ से अपन एक परपेंडिकुलर डालते हैं यहाँ पर, ठीक है, डॉटेड,
यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला डॉटेड, ये परपेंडिकुलर अपन डालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए अपने को ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर डाला मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब देखो ये 60 डिग्री दे रखा है, ये 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब एंगल्स निकालो, अब एंगल्स निकालो। एंगल्स निकालने के लिए क्या है, मेरी बात सुनो, यहाँ से एक लाइन वापस खींचो अपन, यहाँ से भी थोड़ी सी एक लाइन खींच देते हैं यहाँ पे इजी करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ से मैंने एक लाइन खींची, ठीक है, ये एक लाइन खींची। अब देखो ये 60 70 90, हाँ ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल टोटल एंगल कितना होगा, टोटल एंगल होगा ये टोटल 90 डिग्री होगा, टोटल 90 डिग्री है ये 90 डिग्री का सिंबल बनाना, ये टोटल 90 डिग्री है, टोटल 90 डिग्री है, टोटल 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, देखो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ये अपन ने निकाल लिया, ये 30 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखो ये 30 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है पूरा, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 30, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा 180 टोटल बन रहा है। ये देखो 180 बन रहा है, यहाँ पे लाइन है, ये टोटल 180 बन रहा है, ये 30 है 90 है, तो 180 माइनस 90 प्लस 30 कितना होगा, ये 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। यस। तो ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल हो गया 60 डिग्री। मैथ्स की सिंपल प्रॉपर्टी से आपको निकालना है, ये एंगल 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखो अब ये एंगल भी अपन निकाल लेते हैं। ये एंगल भी होगा 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि टोटल 90 डिग्री होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर दिख रहा है सामने, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। अब देखो अब अपन क्या करेंगे, अपन ने लगभग सब निकाल लिए, ठीक है ना। अब अपन इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, ये तो मैंने चलो सिंपल डायग्राम बनाया आपको, अब इसका अपन फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, जिसके अंदर अपन ने ये सब रिजिड फोर्स वगैरह हटा देंगे, ठीक है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ मैं, यहाँ पे देखना, आप ध्यान से देखना है ना। ये पॉइंट लिया अपन ने, ये पॉइंट लिया, ठीक है। यहाँ से देखो ये टेंशन लग रहा है T1, ठीक है, तो ये मैंने बनाया, यहाँ से बनाया मैंने, ये हो गया टेंशन T1, ठीक है। ये टेंशन लग रहा है T1, फिर लग रहा है T2 लग रहा है, ये यहाँ से बनाया मैंने, ये बनाया T2, ठीक है। ये टेंशन लग रहा है T2, और ये W लग रहा है फोर्स नीचे, यहाँ से ये लग रहा है W, ये W बराबर कितना है 2000 न्यूटन, W बराबर 2000 न्यूटन अपने को गिवन है, ठीक है ना, ये चीज़ गिवन है। अब देखो ये एंगल 90 डिग्री है, यहाँ लिख दिया अपन ने, ये गामा होता है, कितना होता है गामा बराबर 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। ये 90 डिग्री दे रखा है अपने को। फिर अपने को क्या है, ये पूरा एंगल चाहिए, ये पूरा एंगल कौन सा है, ये पूरा एंगल है, ध्यान से देखो, ये पूरा एंगल कौन सा है, ये पूरा एंगल है, ये पूरा कितना 90 प्लस 30 कितना हुआ 120 डिग्री, तो ये बीटा हो गया। बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 120 डिग्री, 120 डिग्री निकाली अपन ने, मतलब दे ही रखी, निकाली बीटा की वैल्यू 120 डिग्री। ये क्या होता है, ये क्या होता है, अल्फा होता है, ये अल्फा होता है, अल्फा बराबर कितना होता है, ये वाला एंगल, ये वाला कितना होता है 60 प्लस 90, ये पूरा एंगल अल्फा होता है ना, ये पूरा एंगल होता है अल्फा, यहाँ से यहाँ तक तो कितना हुआ 60, यहाँ से यहाँ तक 60, और ये 90, 60 प्लस 90 कितना हुआ 120 डिग्री, सॉरी 60 प्लस 90 कितना हुआ 150 डिग्री, ये हुआ 150 डिग्री, ये फिर हुआ 150 डिग्री हो गया। समझ में आएगा आपको, एंगल्स निकल गए। अब अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर लेमिस थ्योरम लगा देंगे। लेमिस थ्योरम क्या लगेंगे, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस, सिंपल। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिया T1 लिया, ये T1 अपॉन साइन अल्फा, इसके अपोजिट कौन सा अल्फा लग रहा है, तो T1 अपॉन साइन, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, साइन 150, ठीक है। T1 अपॉन साइन 150 बराबर क्या हो जाएगा, ये सॉरी हाँ, T1 अपॉन साइन 150 बराबर क्या हो जाएगा, T2 अपॉन साइन 120, T2 अपॉन T2, इसके अपोजिट दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है 120, तो T2 अपॉन साइन 120 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा
W मतलब कितना है 2000, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 2000 W अपॉन साइन 90, इसके अपोजिट साइड्स का एंगल कितना है साइन गामा की वैल्यू कितनी 90 साइन 90 डिग्री। समझ में आया देखो, ये आया एक्सप्रेशन। अब यहाँ से सिंपल क्वेश्चन हो गया ये तो 2000 है नहीं 2000 है। अब यहाँ से T1 निकाल लो, इसी इक्वेशन से T1 T2 दोनों निकल जाएंगे। T1 बराबर क्या हो जाएगा 2000 अपॉन साइन 90 इंटू साइन 150 डिग्री। समझ में आई बात। इसको कैसे करेंगे देखो, ये कैलकुलेटर से कर लेना। 2000 साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है ना। 2000 अपॉन 1 इंटू साइन 150 की वैल्यू होगी 0.5, आपके कैलकुलेटर से निकल जाएगी, ठीक है ना। 0.5 होती है साइन 150 की वैल्यू, कैलकुलेटर से निकाल लेना 0.5, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000 न्यूटन। समझ में ही बात आपको। ये आपके आ गया T1। इसी तरह से आप T2 निकालने के लिए क्या करोगे, T2 निकालने के लिए साइन 120 इधर ले जाओ, कुछ नहीं करना है। 2000 इंटू साइन 120 अपॉन साइन 90 डिग्री। इसको सॉल्व कर लो, वैल्यू पुट कर देना कैलकुलेटर से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1732 न्यूटन। ये T1 T2 दोनों निकल गए आपके पास। सिंपल क्वेश्चन हो गया। आपने को दोनों फोर्सेस के T1 और T2 निकालने थे, ये वैल्यू दोनों निकल गई, फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। बस सिंपल क्वेश्चन है। आया समझ में आपको लेमिस थ्योरम को कैसे एप्लीकेशन अपन यूज़ कर सकते हैं, समझ में आया आपको। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और इसी तरह का आपको करा रहा हूँ मैं, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन इसी टाइप का है, सॉल्व इसी तरह से होगा ये, ठीक है ना। वो क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ तुमको। देखो बहुत इजी टॉपिक है ये, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, समझ में आ गया एक बार तो क्वेश्चन 100% सही होगा एग्जाम के अंदर, और एग्जाम में आएगा है ये 100% आता है, हर बार एग्जाम में आता है ये, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स हो कि कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अपन सब यही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। इससे ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स हो नहीं सकता है। देखो दूसरा क्वेश्चन अपन ले रहे हैं लेमिस थ्योरम के ऊपर ही। सुनना क्वेश्चन पहले क्या बोल रहा हूँ मैं। अ स्ट्रिंग ABCDE, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते फिर इसको समझेंगे वापस दोबारा, ठीक है ना। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते क्या है। अ स्ट्रिंग ABCDE whose extremity A is fixed has weights W1 and W2 attached to it at B and C and passes round a smooth peg at BD carrying a weight of 800 Newton at the free end E, ठीक है ना। If in a state of equilibrium BC is horizontal and AB and CD makes angles of 150 degree and 120 degree respectively with BC, make calculation for tensions in the portion AB, BC, CD, DE and DE of the string, the value of weights W1 and W2 and the pressure on the peg B। अब सुनो, देखो मैं बनाता हूँ, ये क्या कह रहा है, ये देखो ये डायग्राम आएगा एग्जाम के अंदर, मतलब बना हुआ आएगा आपको, ऐसा एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन से अपन डायग्राम बना नहीं सकते, एक बार डायग्राम बना हुआ आएगा, एक क्वेश्चन के साथ में डायग्राम भी गिवन होगा आपको। देखो ये क्या कह रहा है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है ना। ये मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा, ठीक है। वापस पढ़ लेंगे अपन, एक बार मैं डायग्राम बना दूँ। देखो ये फिक्स एज है, ठीक है, यहाँ से एक स्ट्रिंग जा रही है ये, ठीक है। फिर एक बार देखो मैं क्या बना रहा हूँ, ये जा रही है, ये स्ट्रिंग ऐसे जा रही है, फिर यहाँ पे ये जा रहा है, ठीक है। फिर ये पुल्ली के ऊपर रोल हो रहा है, ठीक है, ये पुल्ली है, ठीक है। और पुल्ली के नीचे यहाँ पे इसको ऐसे खींच रहे हैं, और यहाँ पे दो वेट लग रहे हैं, ठीक है, W1 W2, ठीक है। ये W1 W2 वेट लग रहे हैं, ठीक है। ये है A, ठीक है, ये है B, ठीक है, और ये है C, और ये है D, ठीक है। यहाँ पे एक वेट लग रहा है W बराबर 800 न्यूटन, W बराबर 800 न्यूटन, ठीक है। और क्या लग रहा है, अब देखो क्या है, ये एक फिक्स एंड है, ये एक पुली है, इस फिक्स एंड को इस पुली से कनेक्टेड है इस रोप के थ्रू, ये एक रोप मान लो आप, ठीक है।
ये एक रोप बार है, यहाँ पे फिक्स एंड है और ये पुली है। पुली के नीचे एक वेट लग रहा है 800 न्यूटन का, ठीक है ना, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, इनके अंदर रिएक्शंस निकालनी है। अब मेरी बात सुनो, जैसे ये है ए बी सी डी। अब देखो ये वेट्स लग रहा है W1 W2 नीचे की साइड लग रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें क्या होगा, अब मेरी बात सुनो, ये रोप है, ये रोप इस फिक्स एंड से अटैच्ड है और इसके नीचे, इस रोप के नीचे एक वेट लग रहा है W1। तो यहाँ पे जब ये अटैच है इसके ऊपर, तो यहाँ पे टेंशन लगेगा, एक टेंशन ऐसे लगेगा, ठीक है। ये T1 ये इसको इधर खींचेगा और ये इसको इधर खींचेगा अपोजिट फोर्सेस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे टेंशन लगेगा। इसी तरह से एक तो टेंशन यहाँ पे लगेगा, फिर ये दोनों भी आपस में कनेक्टेड है, तो यहाँ पे भी अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन लगेगा। ये भी आपस में एक दूसरे को खींचने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे टेंशन लगेगा T2, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे भी टेंशन लगेगा, जैसे यहाँ टेंशन लगा वैसे यहाँ पे भी टेंशन लगेगा। कैसे, ऐसे और ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इसको लिख दो T3, ठीक है ना, T3। ये 3 तरह के टेंशन यहाँ लगेंगे, क्योंकि इसको स्ट्रेच कर रखा है आपस में, एक दूसरे से यहाँ पे क्या पैदा हो रहा है, खिंचाव पैदा हो रहा है, खिंचाव पैदा तक समझ में आया। टेंशन एंड कंप्रेशन 2 चीज़ें होती है। तो यहाँ पे क्या खिंचाव पैदा हो रहा है, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, खिंचाव पैदा होता है ऐसे सिस्टम के अंदर, ठीक है। ये समझने की बात है। तो इसलिए यहाँ पे 3 तरह के टेंशन लग रहे हैं, T1 T2 और T3, ठीक है ना। इस रोप के अंदर T1 लग रहा है, इसके अंदर T2 लग रहा है, इसको T3 लग रहा है, ठीक है। और ये 2 वेट लग रहा है W1 और W2, ठीक है ना। यहाँ W की वेट दे रखी, इसका वेट लटक रहा है 800 न्यूटन का, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इन सब वैल्यूज की टेंशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो अपन ने मान लिया कि AB के अंदर T1 लग रहा है, BC के अंदर T2 टेंशन लग रहा है और CD के अंदर T3 टेंशन लग रहा है। अब इसकी अपने को वैल्यू निकालनी है। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एंगल्स निकालेंगे। एंगल्स कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे देखो ये है 90 डिग्री दिख रहा है अपने को, 90 डिग्री होगा। इस तरह से ये भी यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री होगा, सामने दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन यहाँ पे अपने को ये टेंशन, ये एंगल्स भी गिवन है, ये 150 डिग्री है, 150 डिग्री है, ये अपने को गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल 150 डिग्री है और यहाँ पे जो है ये 120 डिग्री है बीटा, ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। 120 डिग्री ये एंगल्स भी अपने को गिवन है, ठीक है। फिर अपने को ये एंगल अपने को गिवन है 120 डिग्री है, ये भी एंगल अपने को गिवन है 120 डिग्री है, ठीक है ना। ये 120 डिग्री के। अब देखो अब क्या होगा, इसको अपन यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं, ये बस अपने को यही चीज़ गिवन है, इसके अलावा अपने कोई चीज़ गिवन नहीं क्वेश्चन के अंदर। अब अपने को क्या एंगल्स फाइंड आउट करना है। अब देखो अपने को यहाँ पे एक इसको अपन एक्सटेंड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसको एक्सटेंड किया, यहाँ पे इसको एक्सटेंड किया, तो देखो ये 120 डिग्री की वन है, ये टोटल होगा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये कितना होगा, 180 माइनस 20, 120, ये 120 है, तो ये कितना होगा 60 डिग्री हो गया है। ये अपन निकाल लिया 60 डिग्री, ठीक है। ये अपन ने निकाला 60 डिग्री हो गया। अब ये 60 डिग्री हो गया, तो ये कितना होगा, 180 माइनस 90, एक मिनट को ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखो अब अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पे DCW2 ये पूरा एंगल कितना होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये एंगल कितना होगा टोटल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये होगा 150 डिग्री होगा। ये 60 प्लस 90 कितना हुआ, 150 होता है, ये हो गया 150 डिग्री। आपने को एंगल्स क्यों निकालने, एंगल्स निकाले क्योंकि अपने को ये प्रॉपर्टी लगानी है लेमिस थ्योरम। तो लेमिस थ्योरम बिना एंगल पे निकाले हो नहीं सकती, समझ में आ रहा है आपको। अब देखो अब अपन क्या करेंगे, ये इस पॉइंट पे C पॉइंट के ऊपर सबसे पहले लेमिस थ्योरम लगाएंगे, अप्लाइंग लेमिस थ्योरम एट पॉइंट C।
इस पॉइंट के ऊपर अपन लेमिस थ्योरम लगाए तो लेमिस थ्योरम क्या है, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। समझ में बात। तो इसमें क्या है देखो, यहाँ पे देखो सबसे पहले T2 लिया, T2 अपॉन ये साइन 90 + 60, T2 अपॉन साइन 90 + 60 डिग्री ये लगेगा बराबर। सबसे पहले T2 ले लिया, T2 के अपोजिट ये एंगल लग रहा है, अदर टू फोर्सेज बीच का एंगल कितना ये है, अदर टू फोर्सेज कितने T3 और W2, इन दोनों फोर्सेज बीच का एंगल कितना होगा 60 + 90, तो T2 अपॉन ये बराबर क्या होगा। इसके अलावा अब नेक्स्ट फोर्स लग रहा है इस पॉइंट के ऊपर T3 लग रहा है, सबसे पहले लिख दिया T3 अपॉन ये T3 लग रहा है, तो T3 के अपोजिट ये दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री है, ये फोर्स और ये फोर्स। तो T2 और W2 दो अपोजिट फोर्स हो गए, T3 के अपोजिट दो फोर्स लग रहे हैं T2 और W2, T3 के अपोजिट दो फोर्सेस लग रहे हैं T2 और W2। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री दिख रहा है यहाँ पे, ये 90 डिग्री है। तो T3 अपॉन क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री बराबर। एक और फोर्स लग रहा है W2 अपॉन W2 के अपोजिट दो फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है 120 है, तो इसको क्या लिखेंगे W2 अपॉन साइन 120 डिग्री। क्या आया, समझ में आया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करो तो फर्दर तो आगे क्या आएगा T2 अपॉन साइन 150 हो गया है, 90 + 60 क्या होता है 150 होता है, साइन 150 बराबर T3 अपॉन साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 लिख दो आप यहाँ पे, साइन 90 1 ही होता है, T3 अपॉन साइन 90 लिख दो आप एक बार, साइन 90 बराबर W2 अपॉन साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री। अब यहाँ से निकाल लो आप, एक मिनट रुको, पहले W2 निकाल लो आप, सबसे पहले ये निकाल लो W2 बराबर क्या हो जाएगा, W2 तो पहले T2 निकालो, W2 में निकालो, T2 निकालो पहले, T2 बराबर क्या हो जाएगा, T2 बराबर हो जाएगा W2 साइन 50 इंटू W2 साइन 150 अपॉन साइन 120 डिग्री बराबर W2 की वैल्यू कितनी है 800 दे रखी है, तो 800 इंटू साइन हाँ 800 इंटू साइन 150 अपॉन साइन 90, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसको आप सोल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा 400 न्यूटन। ठीक है, T2 की वैल्यू आ गई। मैं आपको कुछ भी नहीं करना, आपने साइन ये थ्योरम लगाई और उसके वैल्यू आ गई, T2 बराबर कितना आ गया 400 न्यूटन आ गया। इसी तरह से आप W2 निकाल लो, यहाँ से W2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे निकाल दे W2 बराबर कितना हो जाएगा, W2 बराबर हो जाएगा 800, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 800 इंटू साइन 120 डिग्री अपॉन साइन 90 डिग्री। समझ में बात आपको। तो W2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, W2 की वैल्यू हो जाएगी 692, कैलकुलेट कर लेना आप, ये 692.8 न्यूटन। इसी इक्वेशन से सब चीज़ निकल जाएगी आपके, W2 निकल गया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, T2 निकल गया, W2 निकल गया। अब अपन क्या करेंगे, अपन ने सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट C के ऊपर साइन थ्योरम लगाई थी, ये साइन रूल लेमिस थ्योरम लगाई थी। अब अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट B के ऊपर लेमिस थ्योरम लगाएंगे, सेम चीज़। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लो, आप देखो, इसको नोट कर लो। अब अपन लगाएंगे, करना कुछ भी नहीं, अपने को रेशोज निकालने खाली, साइन वैल्यू निकालनी है। डायग्राम तो नजर होगा, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अब इस पॉइंट B के ऊपर सबसे पहले C पे निकाल लिया अपने, वैल्यूज निकाल लिया। अब इस पॉइंट B के ऊपर लेमिस थ्योरम लगाएंगे, अप्लाइंग लेमिस थ्योरम एट पॉइंट B। यहाँ पे लेमिस थ्योरम लगाई, यहाँ पे लेमिस थ्योरम क्या लगाएंगे, देखो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो लग रहा है T1 लग रहा है, T2 लग रहा है, W1 लग रहा है, लगा दो। ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। तो देखो सबसे लगा है यहाँ पे T1 लिया, जैसे अपन ने T1 लिया,
तो T1 अपॉन क्या होगा, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर, मतलब T1 अपॉन साइन 90, इन दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री दे रखा है। तो T1 अपॉन साइन 90 डिग्री बराबर बराबर T2 ये लग रहा है, T2 अपॉन साइन अपोजिट फोर्सेस कितना एंगल कितना 120 डिग्री है, तो T2 अपॉन साइन 120 डिग्री बराबर तीसरा फोर्स कौन सा है, W1 लग रहा है, ये W1 लग रहा है बराबर W1 अपॉन कितना एंगल है साइन 150, साइन 150, W1 अपॉन साइन 150। समझ में बात आपको, इससे निकाल लो, इसको सॉल्व कर लो। तो T1 अपॉन 1 साइन 90 की 1 होती है बराबर T2 अपॉन साइन 120 की कितना आएगी, कैलकुलेशन निकालोगे, कैलकुलेटर से कितना आ जाएगा 0.866 बराबर W1 अपॉन साइन 150 की वैल्यू कितनी होती है 0.5 होती है, कैलकुलेटर से निकाल लेना, आ जाएगा 0.5 हो गई। यहाँ से T1 T2 वैल्यू निकाल लो। अब देखो 400 निकाल लेता ना पिछली बार में, तो यहाँ पे 400 रख देंगे इसको वैल्यू, पिछली बार निकाल लेता ना अपन ने पहले वाले में, तो T2 की वैल्यू कितनी आई थी 400 आई थी, तो यहाँ पे रख दिया, तो T1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, T1 बराबर क्या हो जाएगा, T1 बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिख दो 400 अपॉइंट 0.866, ये हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाएगी 461.89 न्यूटन। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, T1 की वैल्यू आ गई, W1 की वैल्यू भी आ जाएगी इसी तरह से सॉल्व कर लोगे, तो W1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 230.95 न्यूटन, ये वैल्यू आ गई। अब देखो हो गया क्वेश्चन, समझ में आया आपको, ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिया। ये होता है लेनिमिस थ्योरम का एक्सप्रेशन होता है, लेनिमिस थ्योरम की के ऊपर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो आपको मैंने बताया, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेज, उसको एप्लीकेशन फॉर्म में करना है, सिंपल सी रेशो निकालना है, आपने वो कुछ भी नहीं करना है। ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा, एक न्यूमेरिकल भी आएगा साथ में और स्टेटमेंट भी पूछेगा, उसका प्रूफ भी पूछेगा साथ में, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आएगा। ये 100% कम से कम 8 से 10 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है आपके अंदर, आपके एग्जाम के अंदर 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन 100% आएगा और कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में बात। तो ये टॉपिक अपना खत्म हुआ आज लेनिमिस थ्योरम, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ये 2 यूनिट आपकी लगभग दूसरी यूनिट है, दूसरी यूनिट पूरी कंप्लीट हो गई। अब आपको अगली बार मैं आपको जो पढ़ाऊँगा वो मोमेंट के बारे में पढ़ाऊँगा, मोमेंट ऑफ फोर्स एंड पैरेलल फोर्सेस की, इसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊँगा कि मोमेंट क्या होता है और मोमेंट के अंदर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स वगैरह अपन पढ़ेंगे। रिजोल्यूशन वाला पार्ट वापस इसका नेक्स्ट चैप्टर में भी आपको देखने को मिलेगा, इसलिए थैंक यू वेरी मच।